कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। आज फिर दोस्तों हम मिल रहे हैं और नई मंजिलों के साथ, नए सपनों के साथ। दोस्तों हम आज फिर वैल्यूएशन ऑफ द टॉपिक करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको काफी हद तक समझ आया होगा। हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए दोस्तों इस चैप्टर में। आज हम थर्ड लेक्चर में एंटर कर रहे हैं। तो एक बार मैं आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग तो जरूर ही कहूंगा। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और ग्रेट मॉर्निंग के साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स का। चैप्टर का नाम देखिए क्या है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड intangibles, valuation of shares and intangibles। दोस्तों ये नाम है चैप्टर का, valuation of shares and intangibles। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में बार बार आ रहा है दोस्तों, बार बार आपके सामने आएगा। और मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आप इसको ध्यान से करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 10 से 12 नंबर तो मिलने ही मिलने वाले हैं और पेपर में क्वेश्चन इनमें से आना दोस्तों। तो मैं आज लेक्चर 3 में ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में एक आशा है कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इज मोर important, I can is more important, I can ज्यादा important है as compared to your intelligence। आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता दोस्तों। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं इंटेलिजेंट ना था, ना हूं और ना मुझे बनना है। मैं हार्ड वर्किंग था, हूं और हार्ड वर्किंग ही रहूंगा। आपका जो हार्ड वर्क और आपके मन में जो विश्वास है, विश्वास एक ऐसी चीज है, दुनिया एक तरफ हो जाए और आप एक तरफ हो जाए, अगर आपके मन में विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं या आपको ये करना है तो यकीन मानिए आपको वो चीज मिल जाएगी। भले आप इस दुनिया के सारे सब लोग अलग हो जाएं और आप अकेले पड़ जाएं, फिर भी कर लेंगे। ऐसे इतिहास में बड़े उदाहरण हैं हमारे सामने। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज हम लेक्चर 3 को शुरू करेंगे दोस्तों। लेक्चर 3 में एजेंडा क्या है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। मैं पहले तो लेक्चर 1 और 2 की थोड़ी सी रिवीजन करूंगा और आज मैं भी कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं, जैसे 5th क्वेश्चन करूंगा, 6th करूंगा, 7th, 8th, ये मैंने होमवर्क में दिए थे आपको लास्ट क्लास में, 9th, ये मैं कुछ क्वेश्चंस आज आपके सामने कर डालूंगा। 5 to 10, 5 से 10 तक कर दूंगा। 3rd क्वेश्चन अभी इंट्रिंसिक वैल्यू का है, कॉल्सन एरियर का है, अभी नहीं करेंगे, इनके बाद मैं कंसेप्ट समझाऊंगा फिर करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि शेयर्स की हम वैल्यूएशन की डिस्कशन कर रहे थे और शेयर्स की जो वैल्यूएशन है बेटे, शेयर्स की जो वैल्यूएशन है ये
दो मेथड्स पे डिपेंड करती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक कैपिटलाइज वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड कैपिटलाइज वैल्यू मेथड। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है ये तभी लगाएंगे जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में ज्ञान हो, पता हो कि ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं। और कैपिटलाइज वैल्यू मेथड तब लगाएंगे जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज ना पता हो और या क्वेश्चन कह रहा हो कि आप कैपिटलाइज ही लगाइए। अब कैपिटलाइज में दो मेथड्स हैं, एक अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड है और एक डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड है। एक अर्निंग है और एक डिविडेंड है। बेटे अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड ज्यादा बेटर माना गया, तो प्रेफरेंस तो आपको इसी मेथड में देनी है। प्रेफरेंस तो आप अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में देंगे और प्रेफरेंस टू आप डिविडेंड कैपिटलाइजेशन में देंगे। तो उसके बाद हमने ये सीखा था कि इन मेथड्स की वैल्यू निकलती कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मेथड हमने एक लास्ट लेक्चर नंबर 2 में शुरू कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड बड़े अच्छे सिद्धांत पे रिलेट कर रहा है कि आप कितना कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं, किस रेट से कमाते हैं, आप किस रेट से कमा रहे हैं, आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। मान के चलते कि दो बच्चों ने सीएस ज्वाइन किया, एक बच्चे की 3 साल में कंप्लीट हो गई सीएस और दूसरे की 4 साल में हुई। या नॉर्मल ऑन एन एवरेज मैं कहूं कि जो भी बच्चे सीएस करते हैं ऑन एन एवरेज मैं आपसे बात करूं कि भाई 4 साल में हो ही जाती है। 4 इयर्स एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि विद इन 4 इयर्स सीएस कंप्लीट होगी। बट एक रामलाल था, उसकी सीएस 3 साल में ही हो गई, उसने डबल ग्रुप दिए, विदाउट फेल पास हो गया। तो क्या कहेंगे आप रामलाल के बारे में कि रामलाल ज्यादा इंटेलिजेंट है ना बाकी सबसे, तो इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना बाकी सबसे। बस यही बात तो मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आप ये समझ लें कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो उस केस में एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इफ इट इज मोर देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इस केस में आपकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो यही सिद्धांत है कि आप कितना कमाते हैं और दुनिया में लोग कितना कमाते हैं। आप कितना कमाते हैं और दुनिया में लोग कितना कमाते हैं। बस बेटे यही बात का तो ध्यान रखना है। अगर आप ज्यादा कमाते हैं दुनिया के लोगों से तो आपकी वैल्यू ज्यादा है, और अगर आप कम कमाते हैं दुनिया के लोगों से तो आपकी वैल्यू कम है। तो इसी सिद्धांत पे हमने एक फॉर्मूला बनाया था लास्ट क्लास में, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मतलब वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। बेटे इक्विटी शेयर ही होगा क्योंकि यहाँ पे हम इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर को तो क्या मिलता है मैक्सिमम, कैपिटल का अमाउंट और डिविडेंड का अमाउंट। तो ये सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं, एज पर अमेरिका कॉमन शेयर्स के लिए कर रहे हैं, एज पर इंडिया इक्विटी शेयर्स के लिए कर रहे हैं। बेटे इक्विटी को कॉमन ही बोलते हैं अमेरिका में। अब जनरली ये चीज तो गिवन होगी और ये भी गिवन होगी, मैंने बड़े क्वेश्चंस देखे हैं, ये दोनों चीजें तो दी होंगी। बट ये जो चीज है इट इज
टू बी कैलकुलेटेड। इसको कैलकुलेट करना होगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब हम कितना कमाते हैं और हमने कितनी पूंजी लगाई है, ये सिद्धांत पे है। कमाई एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न का एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं तो एक नए ढंग से। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इस बराबर में कमाई अपॉन पूंजी इंटू 100। तो बेटे कमाई क्या होती है? प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमें कमाई देखनी है किसकी? कमाई फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। पूंजी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमें कमाई भी उन्हीं की देखनी है और बेटे पूंजी भी उन्हीं की देखनी है। कमाई फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, पूंजी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इनटू 100। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। अब सवाल आता है कि बेटे इसमें ये भी गिवन होगी, तो ये तो पता ही है 100 है बेटे, इसको निकालना है। और इसके लिए मैंने आपको एक कहानी बताई थी। एक था लड़का, एक थी लड़की, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों नहीं मरे मेरे बेटे। लड़के वाले डांस करते हुए गए, खाना पहले कौन खाएगा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी और मैंने होमवर्क भी दिया था। आइए जी, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ूंगा आपके सामने। प्लीज सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 एक बार खोल लें। पेज नंबर 477 है बेटे, पेज नंबर 477 है मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 5, लो जी। पेज 477 है, CS जून 2001 में आ चुका है, आपकी स्टडी में भी है। जैसा मैंने बताया कि मैंने पास्ट ईयर पेपर्स भी, CA के पेपर्स भी, CS के पेपर्स भी, CMA के पेपर्स भी, स्टडी भी, मॉक टेस्ट पेपर्स भी, मॉडल पेपर्स भी, सब कुछ ही कवर कर दिया बेटे। इससे ज्यादा क्या करेंगे आप? मैं तो कहता हूँ पहले इसको तो कर लें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता हमें। याद कीजिए, आप दिन एक पेपर देकर आए और दूसरा पेपर देने जा रहे हैं, कहाँ समय मिलता है? आंसर लिख तो देते हैं आप, लेकिन मन में तसल्ली नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं होता। तो बेटे आपने ऐसा करना है कि उस दिन रिवाइज भी हो जाए, और इससे ज्यादा कुछ जरूरत है भी नहीं मेरे बेटे। मैं अभी आज इंडेक्स में लेके जाऊंगा आपको बुक की, और इसमें बताऊंगा कि मैं कितने कंसेप्ट, कितने क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं। इससे ज्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं है मेरे बेटे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5। द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 10,000 shares, 10,000 shares of ₹100 each। प्रेफरेंस शेयर्स है बेटे, एंड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। और वो कह रहा पूरे के पूरे सारे फुल्ली पेड अप है, ऑल आर फुल्ली पेड अप। द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन के बाद और टैक्स से पहले, इस 25 लाख, 25 लाख रुपए के बेटे एवरेज प्रॉफिट्स है। इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी to transfer 1,25,000 to general reserve before declaring any dividend। अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कीजिए।
बेटे मेरे को कुछ बातें याद आती हैं आपको बताने को, मैं लिख लेता हूँ, अभी बताऊंगा आपको, इसलिए tax rate is 40%. The normal return expected by investors on equity shares from this type of business, underline कर दीजिए, normal return is 20%. From the above information, calculate the following: amount available for equity dividend, rate of dividend, and value of share, value of equity share. ठीक है जी, पढ़ लें बेटे, मैंने तो पढ़ लिया, आंसर तो दिया हुआ मैंने नीचे, बच्चा कह रहा है, लेकिन बेटे मैं कराऊंगा। प्यार है, प्यार है बेटा, प्यार है, इसी को तो प्यार बोलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, मैंने मेन आंसर लिखना है, फिफ्थ मेन आंसर में लिखूंगा, उससे पहले मैं एक वर्किंग नोट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस कंपनी के पास शेयर कैपिटल बेटे दो हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 14% की है, और बेटे 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, और 100 रुपए का एक है, तो ये 10 लाख रुपए आ गया, और 2 लाख बेटे इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के बेसिस पे। ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, ठीक है। The average profits of the company after depreciation but before taxation, अंडरलाइन कर दीजिए बेटे। आपको अब ये बात जरूर देखनी है कि आपको प्रॉफिट्स कौन से दिए हैं, ईबीआईटी गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि कहां से शुरू करनी है गाड़ी, आप खड़े कहां हैं। जैसे हम माता रानी द्वार पे जाए वैष्णो माता के, तो हमें ये देखना है कि हम सांझी छत में खड़े, हम आध कुआरी में खड़े, हम हाथी मत्था में खड़े, क्योंकि वहीं से तो हमें पता चलेगा आप सफर कहां पर रह गया, कितना रह गया, भवन पहुंचना है, भवन पहुंचना है, भवन पहुंचना है, भवन पहुंचना है। प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने हैं, तो बेटे कहां से शुरू करना है वो जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये फिगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की गिवन है, चेक कर लीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है 25 लाख रुपए। इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी, इसका मतलब इसमें अभी इंटरेस्ट लेस हो गया, डेप्रिसिएशन लेस हो गई, टैक्स लेस नहीं हुआ। और उसके बाद कह रहा है ₹1,25,000 टू जनरल रिजर्व। It is considered necessary to transfer 1,25,000 to general reserve before declaring any dividend. Any मतलब प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। और बेटे पहले डिविडेंड हम किसका देते हैं, कहा जाए या नहीं कहा जाए, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। टैक्स रेट वो कह रहा है जी 40% का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, चलिए जी बिल्कुल ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। लो बेटे, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, ये तो गिवन ही है बेटे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटे 25 लाख गिवन है। देखिए आंसर दिया, फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्यार है आपसे।
लेस टैक्स। और बेटा टैक्स 40% का रेट दिया, जहां तक मुझे दिख रहा है। तो ये देखिए कैलकुलेटर से 25 लाख इंटू 40%, ये बेटा 10 लाख आ गया। ये फिगर आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आ गया बेटे 15 लाख, 15 लाख। अब बेटे इसमें से हम पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे और फिर ट्रांसफर टू रिजर्व करेंगे। दो चीजें लेस करेंगे, एक प्रेफरेंस डिविडेंड और एक ट्रांसफर टू रिजर्व। एक प्रेफरेंस डिविडेंड और एक ट्रांसफर टू रिजर्व। और आप देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड तो 14% के बेसिस में है 1,40,000 रुपए का। 1,40,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड है मेरे बेटे। तो मैं यहां पर 1,40,000 लेस कर रहा हूं, फिर 1,25,000 रुपए वो कह रहे हैं जी रिजर्व के लेस कर दीजिए, वो ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, क्योंकि लड़के को और लड़की को तो लास्ट में मिलेगा। तो यहां लिख दिया जी मैंने प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आराम से मेरे बेटे 15 लाख माइनस 1,40,000 माइनस 1,25,000, ये फिगर आ गई जी 12,35,000। आराम से देख लीजिए, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स और प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो मैंने पहला लिख दिया जी अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अब मैं अगर मानूं कि मैं सारा ही डिविडेंड दे रहा हूं इक्विटी होल्डर्स को, सारा ही डिविडेंड दे देता हूं, तो रेट ऑफ डिविडेंड वो कह रहा है कितना होगा, देख लेते हैं। मैंने यहां पर दोबारा से लिख दिया सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड assuming as if all the earnings are distributed, assuming as if all the earnings are distributed to equity shareholders। $12,35,000 अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। कमाई, कमाई किसकी, कमाई फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। पूंजी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, बेटे सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर का, देखिए हिंदी में भी समझा रहा हूं। इनटू में 100 बराबर में इक्वल टू में चेक करिए 61.75 लिखा है मैंने, मैं फिर भी कैलकुलेटर से करूंगा। 1235 इंटू 100 अपॉन 20 लाख, बेटे ये आ गया 61.75, बिल्कुल ठीक है 61.75%। थर्ड है वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। अब हम इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालेंगे बेटे। थर्ड में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू, बेटा वही सिद्धांत है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, वैसे सिद्धांत तो बताइए,
बिना उसके भी कर सकते हैं, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो बेटे एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न 61.75% है अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटे गिवन ही है इनटू पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर बेटे 10 रुपए की है, तो ये बेटे आ गया 30 रुपए 87 पैसे। मैं चेक करूंगा, ये आ गया बेटे। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। मैं 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। 6 क्वेश्चन जून 99 में आया था, एक बार आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी आपने 5th किया, आराम से देख लीजिए। पहले 5th और 6th मुझे तो लगता है कि दोनों सेम ही हैं, एक बार आप देखें कि क्या सच में ही सेम है। 5th और 6th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। 2009% प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा प्रेफरेंस शेयर्स यहां पे भी है, वहां पे भी थे। 5000 इक्विटी शेयर्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। अब वहां पर अमाउंट था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहां पर रेट दे दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है बेटे, फ्री के 6-7 नंबर है, मुश्किल तो है ही नहीं। चलिए जी शुरू कर देते।